सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो वो है कंपनी का ग्रोथ। अगर पिछले 1 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी डिसअपॉइंट करता हुआ दिखता है और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हमें डिसअपॉइंट करते हुए देखने को मिलते हैं। अब किसी भी कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उस कंपनी के जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो करता दिखे। जब तक उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तब तक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। और पिछले 1 साल में इसके जो रेवेन्यू है वो सिंगल डिजिट से ग्रो हुआ है। 5 साल, 3 साल और 10 साल का एवरेज CAGR अगर देखोगे तो उससे भी कम है ये नंबर। और प्रॉफिट ग्रोथ तो हमें देखने को मिली ही नहीं है। इस वजह से पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का खराब देखने को मिलता है। अब ऐसी परफॉर्मेंस जो कंपनी ने डिलीवर किया है दोस्तों, इस परफॉर्मेंस के पीछे का बेसिकली मेन रीज़न क्या है वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो कब तक शॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगी। तो वीडियो आगे भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पिछले 1 साल में कंपनी ने इतने खराब नंबर्स क्यों रिपोर्ट किए हैं। अगर हम ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो देखा जाए तो कंपनी कई सारे बिजनेस को चलाती है, जिसमें एक बिजनेस है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट्स का, या फिर बोल सकते हैं O2C सेगमेंट का। अगर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 100 रुपये है तो उसमें से 57 रुपये यही बिजनेस जनरेट करके देता है, यानी कि O2C सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से बात करें। और दोस्तों उसके बाद आपको नंबर देखने को मिलता है रिटेल सेगमेंट का, जो कि 23% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा आपको डिजिटल सर्विसेज बिजनेस यानी कि जियो देखने को मिलता है, जो कि टोटल रेवेन्यू का 11% कंट्रीब्यूट करता है। तो देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का ऑयल टू केमिकल्स का, उसमें एक भारी स्लोडाउन हमें देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। बट ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि Q1 में शॉर्ट आउट होते हुए नजर आएगी, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से रिलेटेड इस Q1 में कुछ अलग ही हमें देखने को मिल रही है पहले के मुकाबले। अब देखा जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के Q1 को लेकर एक्सपेक्टेशंस मार्केट की क्या है, तो मार्केट ये उम्मीद कर रही है कि इस कंपनी के जो जून क्वार्टर हैं उसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर देखने को मिलेंगे। अब एग्जैक्ट सभी फिगर्स को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एक सर्वे किया गया था मनी कंट्रोल में, जिस सर्वे में 9 एनालिस्ट ने अपने ओपिनियंस को रखा था, जिसमें बताया ये गया था कि कंपनी का जो इस बार हमें पहला क्वार्टर देखने को मिलेगा यानी कि Q1, उसमें जो कंपनी के रेवेन्यू दिखेंगे वो 2.46 लाख करोड़ के दिखेंगे। अगर इसको पिछले साल के रेवेन्यू से कंपैरिजन करें तो 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, यानी कि इस बार भी रेवेन्यू में सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिलेगी। चलो ये एक चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं। बात करते हैं जब प्रॉफिट के बारे में, तो इबिट्टा को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। इबिट्टा को लेकर एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो इबिट्टा है वो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 16% से ग्रो कर सकता है। 44,961 करोड़ का कंपनी का इबिट्टा रिपोर्ट हो सकता है, जो कि पिछले साल 38,765 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। चलो ये तो बात हो गई इबिट्टा की। अब इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हमें माइनस होती हुई दिखती है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। तो नेट प्रॉफिट को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट Q1 में 40% से ग्रो कर सकता है, और इस बार का प्रॉफिट हमें 21,233 करोड़ देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले साल 15,138 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था।
और अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर्स के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में 19,407 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का था। उससे भी अगर कंपैरिजन करोगे तो कंपनी के प्रॉफिट में इस बार Q1Q और ईयर ऑन ईयर दोनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। और दोस्तों अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड EBITDA की बात करें तो वो हमें सिक्वेंशियल बेसिस पर 2.1% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो वहाँ पर 15.4% की ग्रोथ हमें विटनेस करने को मिल सकती है। अब इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आएगा O2C सेगमेंट से। यहाँ पर मेंशन है कि EBITDA इंप्रूव कर सकता है 17.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनके O2C सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद है कि $0.4 पर बैरल सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है इसके GRM में, यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में। तो बेशक अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हमें नज़र आती हुई दिख रही है, बट ये सारी चीज़ें कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट है, एक्सपेक्टेशंस हैं। अब देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कंपनी के नंबर हमें देखने को मिलते हैं या नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग नंबर देखने को मिल गए तो अच्छी बात है, और नहीं देखने को मिले तो एक्सपेक्टेशंस को मिस करना, आप सभी को पता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, वो चीज़ आप उम्मीद कर सकते हैं। बट हाँ, अभी तक कंपनी के रिजल्ट आए नहीं है, जब रिजल्ट आएगा तो सभी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई दिख जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बताया है कि कंपनी फर्स्ट एवर बोनस इशू करने जा रही है, जिसके लिए कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है और उसका डेट है 19 जुलाई का। अब ये जो बोर्ड मीटिंग है 19 जुलाई को जो हमें देखने को मिलेगा, उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस को लेकर प्रपोजल तो रखने वाली है ही, बट उसके साथ कंपनी स्पेशल इंटरिम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। और साथ में 19 जुलाई के जो बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स होंगे उसमें कंपनी के Q1 के रिजल्ट भी हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि रिजल्ट के साथ कंपनी बोनस और डिविडेंड दोनों हमें देती हुई नजर आ सकती है। सो अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर अगर आप नहीं हैं तो आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। अब आप सभी को पता है कि IT सेक्टर की बात करें तो कुछ बड़ी कंपनी के नंबर ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुके हैं, जिसमें एक नाम TCS सबसे बड़ा, उसके बाद SL टेक का नंबर हमें देखने को मिला, आज हमें टेक महिंद्रा के नंबर देखने को मिल जाएंगे, और शायद कल परसों तक हमें विप्रो के भी नंबर देखने को मिल जाएंगे। अब देखो, बड़ी कंपनी ने नंबर जब रिपोर्ट कर दिया है तो उसके बेसिस पे मार्केट क्लियर हो चुकी है कि बाकी कंपनीज़ के नंबर हमें कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी कंपनी ने अपने नंबर कुछ खास अच्छे तो दिखाए नहीं है, तो एक्सपेक्टेशंस जो विप्रो को लेकर है, टेक महिंद्रा को लेकर है और इन्फोसिस को लेकर है, वो पहले के मुकाबले कम हो चुकी है। अब देखो दोस्तों, एक डेटा आपको रिपोर्ट होता हुआ दिख रहा है जिसमें मेंशन है कि विप्रो के जो रेवेन्यू हैं वो हमें Q1 में गिरते हुए नज़र आ सकते हैं, और कंपनी के न्यू ऑर्डर्स भी बोल सकते हैं हाईलाइट रहती हुई नज़र आएगी कि न्यू ऑर्डर्स कंपनी ने कितना गेन किया है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि विप्रो बोल सकते हैं एंटिसिपेट कर रही है अपने टॉप लाइन में एक गिरावट, और वो गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं होगी, मार्जिनल गिरावट हमें देखने को मिलेगी। टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिला। उसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर रेवेन्यू गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिलेगा, बट मार्जिन्स उसको कंट्रोल कर सकता है। तो मार्जिन्स कैसा परफॉर्म करेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इस Q1 में, अगर विप्रो के शेयर होल्डर है तो। इसके अलावा दोस्तों, विप्रो के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था आज ही कि अनसर्टेन मैक्रो सिचुएशंस की वजह से जो स्पेंडिंग है उसमें एक बड़ी कंसर्न देखने को मिल रही है, यानी कि जो इनके डील्स की बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि TCS हो, SL टेक हो, इसके नंबर्स ऑलरेडी दिख चुके हैं, जिसकी बेसिस पे ही एक्सपेक्टेशंस होंगी। अब एक्सपेक्टेशंस तो कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिलने रही हैं, अब देखते हैं कि उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर रहते हैं या फिर उससे भी ख़राब रहते हैं या फिर उससे बेटर रहते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब दोस्तों HAL की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 600 करोड़ का सुपर एलॉय का कंपनी को 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब बोल सकते हैं ये सुपर एलॉय का जो कंपनी को ऑर्डर मिला है इसका बेसिकली मेन मोटिव क्या है। तो देखो दोस्तों, अभी आप सभी को पता है इंडिया आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा बोल सकते हैं ध्यान दे रही है, उस इनिशिएटिव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो जो फॉरेन सप्लायर हैं जो कि क्रिटिकल इंजन्स मटेरियल को सप्लाई करते हैं इंडिया में, उस पर जो डिपेंडेंसी है हमारी उसको कम करना चाहती है हमारी देश, क्योंकि अभी हमने देखा कि तेजस की जो डिलीवरी थी उसमें कई साल की डिले हमें देखने को मिली। इंडियन एयरफोर्स से जो ऑर्डर्स उनको मिल रहा था उसके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिले हुआ, क्योंकि हमारे पास इंजन्स ही नहीं थे। अब इंजन्स मटेरियल को अगर हम खुद से बनाने लगे तो हो सकता है कि जो हमें टाइमलाइन दिया गया
उससे पहले भी हम डिलीवर करते हुए नजर आ जाए या फिर उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिलीवर करते हुए नजर आ जाए। तो एग्जीक्यूशन अगर आपका अच्छा रहता है तो उस केस में आप ग्रो तेज़ी से कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेक्टर को बढ़ाना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जीक्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए। और गवर्नमेंट उसी पे ध्यान दे रही है कि अभी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उस पर डिपेंडेंसी कम करने का कोशिश कर रही है। इस वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को बोल सकते हैं 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है फ्रॉम मिश्रा धातु निगम लिमिटेड से, और ये जो ऑर्डर मिला है वो सुपर एलॉय का सप्लाई करने का लेकर है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, और ये जो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी सुपर एलॉय की जो बात हो रही है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एचएल जो है इसको यूज़ करने वाली है इंजन्स में, जो कि बोल सकते हैं रशियन ऑरिजिन AL-31 जो एयरक्राफ्ट है उसमें रहेगा। उसके अलावा SU-30 MKI उसमें रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं अगर आप एचएल के बिजनेस को एनालिसिस करते हैं तो। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।